सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। कल तक की क्लास में हमने ये देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी हैं और उन विभिन्न स्थितियों के बाद साइन कन्वेंशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी को पढ़ना क्यों आवश्यक है? इसे पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को हम कितनी दूरी पर रख रहे हैं, कितना उस दर्पण का फोकस दूरी है, कितनी उसकी वक्रता त्रिज्या है, वस्तु को जिस पोजीशन पे रखते हैं, जिस स्थिति में रखते हैं उसके अनुसार उसकी प्रतिबिंब किस जगह पर, उसका प्रतिबिंब किस जगह पर बन रहा है। प्रतिबिंब जब आभासी अवस्था में होता है तो दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक अवस्था में दर्पण के सामने बनता है। तो इन सभी दूरियों को जब हमें गणना करनी होती है, इन दूरियों की गणना करनी होती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि किस तरफ की दिशा में ली गई दूरी को हमें धनात्मक लेना है और किस तरफ में अपने को ऋणात्मक लेते हुए चलना है। तो दूरी की जो गणना करनी होती है, दूरी की गणना हम किस बिंदु से करेंगे, कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेना है, उसी की जो गणना की जो बात होती है, उसी के संदर्भ में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वही हमारा साइन कन्वेंशन कहलाता है या चिन्ह परिपाटी कहलाता है। ये चिन्ह परिपाटी चाहे गोलीय दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए एक समान है, एक बराबर है, दोनों की पद्धति में कोई अंतर नहीं है। तो साइन कन्वेंशन या हिंदी हम इसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी समझने के लिए हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, जब हम उसे किसी स्थान पर रखेंगे अर्थात उस स्थान को हम एक समतल का रूप मानते हुए चलेंगे कि हमने उसको एक समतल पर रखा हुआ है। समतल के लिए जो निर्देशांक पद्धति उपयोग होता है वो कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग करते हैं अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो एक समतल को दो अक्षों में विभाजित करती है और दो अक्षों की सहायता से हम उस समतल को निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। हमने क्या किया कि इस प्रकार से एक अक्ष x y लिया, एक अक्ष हमारा x है। हालांकि x और y ये एक नाम दिया गया है, केवल हम इसे इस तरीके से कहते हैं, ये हमारे पास क्षैतिज अक्ष है और ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, ये वर्टिकल लेवल है। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं ये बिंदु हम लोगों का मूल बिंदु कहलाता है अर्थात इसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु या ओरिजिन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब चिन्ह परिपाटी जब चालू करते हैं तो चिन्ह परिपाटी में कुछ बिंदु हैं, उन बिंदु के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला जो बिंदु है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, पहला बिंदु ये है कि कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, दर्पण की स्थिति में उसका मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव और लेंस की स्थिति में उसका मध्य बिंदु अर्थात प्रकाशीय केंद्र। चाहे ध्रुव की बात करें या प्रकाशीय केंद्र की बात करें, किसी भी दर्पण हेतु ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र इस निर्देशांक पद्धति में हमेशा किस स्थान पर होगा? मूल बिंदु पर। तो ये जो मूल बिंदु है, तो पहला जो पॉइंट है कि किसी भी दर्पण का ध्रुव या लेंस की स्थिति में उसके प्रकाशीय केंद्र, उसकी स्थिति हमेशा इस मूल बिंदु पर होगी। तो जैसे हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी वैसे किसी दर्पण या किसी लेंस के आधार पर तय नहीं होता है। चिन्ह परिपाटी एक सामान्य नियम है जो सभी के लिए लागू होता है। तो ये हम दर्पण बनाते हैं, इस तरीके से हमने दर्पण बनाया और हमने देखा कि दर्पण का जो ध्रुव है वो ध्रुव इसके मूल बिंदु पर टच हो रहा है। तो दर्पण के ध्रुव की हमने बात की, दर्पण का ध्रुव और इस कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति का मूल बिंदु दोनों एक ही जगह पर है। तो पहला बिंदु यही कहलाता है। पहला बिंदु जैसे आप लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस का मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र हमेशा इस समतल के मूल बिंदु पर स्थित होगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर चर्चा करना है, दूसरा बिंदु
वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाएं तरफ रखी जाएगी, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। अर्थात जब आप देखेंगे खड़े होकर इस तरीके से, तो ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इस दर्पण के लेफ्ट साइड में ही या लेंस होगा तो लेंस के लेफ्ट साइड में हमेशा वस्तु को रखी जाएगी। तो दूसरा बिंदु कहलाता है कि वस्तु हमेशा इसके लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। ये दूसरा बिंदु है। तो दूसरा बिंदु को आप लिखना चाहेंगे, लिखिए आप, वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखी जाएगी। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु क्या होता है? तीसरा बिंदु है वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी। अर्थात हम कभी आज तक ये नहीं सोचे या कभी नहीं देखे कि वस्तु को कभी भी मुख्य अक्ष से ऐसे नीचे रखा गया हो। चिन्ह रखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर चिन्ह परिपाटी कहता है कि जब हमें किसी दर्पण का डिजाइन करना है या जब कभी हमें लेंस का डिजाइन करना है और फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वगैरह का हमें यदि निर्धारण करना हो तो हम लेते हैं कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाएगी। प्रतिबिंब ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं भी निर्मित हो सकता है। तो तीसरा बिंदु जो है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी। यह तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु क्या कहता है? चौथा बिंदु जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वस्तु प्रकाश का स्रोत होता है, अर्थात उससे प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी। तो प्रकाश की किरणें कैसे निकलेंगी? प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से निकलकर दर्पण या लेंस की ओर जाएगी। जो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा सदैव वस्तु से दर्पण की ओर होगी। यह चौथा बिंदु होगा। पांचवा बिंदु क्या होगा? कोई भी दूरी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, किसी भी दूरी का निर्धारण करने के लिए या किसी भी दूरी का मापन हम हमेशा मूल बिंदु से ही करते हैं। अर्थात जैसे कि ये वस्तु है तो वस्तु का यदि मूल बिंदु से दूरी अपने को निकालना है या हमें वस्तु से मूल बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो उस दूरी को ज्ञात करने के लिए जब हम स्केल से इसे मापेंगे तो मापने की स्थिति में स्केल के शून्य बिंदु को हम वस्तु के पास नहीं रखेंगे। स्केल का शून्य बिंदु मूल बिंदु की तरफ रहेगा और मूल बिंदु से शून्य से 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम वस्तु की तरफ आएंगे। अर्थात इसे जब स्टेटमेंट के रूप में या एक वाक्य के रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा? कोई भी दूरी, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरियों का मापन हमेशा मूल बिंदु से ही किया जाएगा। ये चौथा बिंदु हुआ। पांचवा बिंदु है, चौथा बिंदु हमने नियम के ऊपर बात कर ली। पांचवा और छठवां बिंदु, किस स्थिति में हमें दूरी को या ऊंचाई को धनात्मक लेना है और किस स्थिति में ऋणात्मक लेना है, उनके ऊपर है। तो पांचवा बिंदु यह कहता है चिन्ह परिपाटी का, आपतित प्रकाश किरण की दिशा इस दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी एवं इसी दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अर्थात कोई भी दूरी में ऋण का चिन्ह या धन का चिन्ह कब लगेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो इसके निर्धारण हेतु जो पांचवा बिंदु है चिन्ह परिपाटी के नियम का, वो ये कहता है आपतित प्रकाश किरण की दिशा इस दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और आपतित प्रकाश किरण की दिशा उसी दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। उदाहरण के रूप में हम यदि इसे समझें तो क्या होगा कि मान लेते हैं ये हमारा इसका फोकस बिंदु, ये इसकी वक्रता केंद्र। तो फोकस बिंदु तक की दूरी हम मापने के लिए किस तरीके से मापेंगे? फोकस से मूल बिंदु की तरफ हम दूरी को नहीं नापेंगे, मूल बिंदु से फोकस की ओर दूरी हमेशा मापी जाएगी। चौथा बिंदु यही कहता है कोई भी दूरी मूल बिंदु से ही नापी जाएगी। अर्थात मूल बिंदु पे हमने शून्य बिंदु को रखा और यहां से हम इसे नापते हुए इधर आ गए। अर्थात हमने ये देखा कि मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से फोकस की ओर हमने दूरी को मापा। आपतित प्रकाश किरण की दिशा ये है, इस तरीके से ये तीर का निशान इसकी दिशा को बताता है और इसकी दूरी मापने की दिशा इस तरीके से है।
अर्थात ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यह दूरी ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या यदि अपने को निकालना है तो हम देखते हैं कि इस मूल बिंदु के पास से हम वक्रता केंद्र तक की दूरी लेते हैं, तो पुनः ये दोनों की दिशाएं विपरीत है, इस कारण वक्रता त्रिज्या की दूरी भी यहाँ ऋणात्मक होगी। यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक हुई थी, यहाँ वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक हुई। वस्तु की दूरी की हम बात करेंगे तो मूल बिंदु से वस्तु तक की दूरी को हमें मापते हुए आना है। पुनः मूल बिंदु से वस्तु तक की दूरी, तो ये दोनों की दिशाएं आपतित प्रकाश किरण की दिशा और ये वस्तु की दूरी मापने की दिशा दोनों पुनः विपरीत है, इसलिए वस्तु की दूरी अर्थात u, इसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हालांकि फोकस किसी स्थान के लिए धनात्मक होता है, प्रतिबिंब की दूरी किसी स्थान के लिए धनात्मक होता है, मगर वस्तु की दूरी प्रत्येक स्थान के लिए, चाहे हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात करें या अवतल लेंस उत्तल लेंस की बात करें, दोनों परिस्थितियों में u का मान अर्थात वस्तु की दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अब ये तो हुआ दूरी का ऋणात्मक होना। धनात्मक कब होगा? धनात्मक होने की स्थिति है कि मान लेते हैं कि प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अर्थात दर्पण के पीछे बन रहा है कोई प्रतिबिंब, तो कोई प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बना तो उस स्थिति में हम इसकी दूरी मापेंगे, तो मूल बिंदु से प्रतिबिंब तक की दूरी, अर्थात देखिए यह दिशा थी आपतित प्रकाश किरण की और यही दिशा है प्रतिबिंब की दूरी नापने की, तो दोनों की दिशा बराबर है, इसलिए यह चिन्ह हमेशा धनात्मक हुआ। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब आभासी बना और दर्पण के सामने ही बन रहा है, चाहे वस्तु के पीछे बन रहा है या CF के बीच में बन रहा है या किसी भी स्थिति पर बना कोई भी पोजीशन पर बन रहा है। ये लाल रंग की रेखा है प्रतिबिंब को बताती है वास्तविक प्रतिबिंब को। अब इनकी दूरी की हम बात करेंगे, तो जैसे कि इस बिंदु तक की दूरी अपने को लेनी है, तो मूल बिंदु से प्रतिबिंब तक की जब दूरी हम बात करते हैं या मूल बिंदु से इस प्रतिबिंब तक की दूरी की हम बात करेंगे, पुनः देखेंगे इस आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण से हम इन दोनों की दिशाओं की तुलना करेंगे, दोनों दिशाएं उनके विपरीत हैं, अर्थात ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। तो कोई भी दूरी का धनात्मक या ऋणात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापने की दिशा उसके विपरीत में है या उसके समान है। यदि दिशा विपरीत हुई तो सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएंगी और यदि वो समान दिशा में हुई तो वो दूरी धनात्मक हो जाएगी। यह पांचवा बिंदु था। और छठवां बिंदु यह कहता है, चूंकि जब प्रश्न में आएगा लिखने के लिए तो आपको केवल एक ही स्टेटमेंट लिखना है, कोई भी दूरी जो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत मापी गई हो ऋणात्मक होगी एवं आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई हो वो धनात्मक होगी। यह पांचवा बिंदु का स्टेटमेंट है। अब छठवां बिंदु का स्टेटमेंट यह कहता है कि कोई भी प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के ऊपर बना हो, कोई भी प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के ऊपर बना हो उसकी ऊंचाई हमेशा धनात्मक में होगी और कोई भी प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के नीचे बना हो उसकी ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक में होगी एवं मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई वस्तु इसकी ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। इसको सामान्य शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, धनात्मक होती है एवं मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसका एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे समझ सकते हैं कि वह प्रतिबिंब जो वस्तु की दिशा की ओर बनी है, अर्थात वस्तु के सापेक्ष में जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ऊंचाई धनात्मक होगी और वस्तु के सापेक्ष में जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो दूरी ऋणात्मक होगी। हो सकता है किसी स्थान पर, मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूं, ये इस प्रकार से है, हो सकता है वस्तु को हमने नीचे रखा और वस्तु को नीचे रखने के कारण यदि प्रतिबिंब इस तरीके से नीचे बन सकता है और प्रतिबिंब हो सकता है इस तरीके से ऊपर भी बन सकता है। ये वस्तु है हमारा और ये प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है।
तो देखिए ऐसा नहीं है, यदि ये दूरी को हमने धनात्मक लिया, ये h1 है, यदि इसको धनात्मक लिया तो नीचे की जितनी भी दूरी ऊंचाई होंगी वो सभी धनात्मक होंगी और ऊपर की ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सामान्य सी बात है, वस्तु की ऊंचाई के दिशा में मापी गई ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। चाहे इसके सापेक्ष में बात करो, वस्तु की ऊंचाई के दिशा में जो भी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम नापेंगे वह हमेशा धनात्मक होगी और उसके विपरीत दिशा की हम बात करेंगे तो वह हमेशा ऋणात्मक होगी। इस प्रकार से इन 6 बिंदुओं में चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन समाप्त होता है। यह साइन कन्वेंशन, यह चिन्ह परिपाटी सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार के लेंस के लिए लागू होता है। अब इसे किस प्रकार से लागू करेंगे, इसे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम आगे के लेक्चर्स में